हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक एम विद एनालिसिटी में आपका पुनः स्वागत है। हाँ दोस्तों, आजकल हम रीट के भूगोल से संबंधित चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत भूआकृतिक प्रदेश। वेगनर ने भारत की जो भूआकृति है इसके संबंध में अपना सिद्धांत दिया था। ये सिर्फ भारत की आकृति से संबंधित नहीं है बल्कि पूरे विश्व से संबंधित। उसने अलग अलग नाम दिए थे। पेंजिया, पेंथालासा। पेंजिया विशाल स्थलखंड, पेंथालासा विशाल जलराशि। और पेंजिया तथा पेंथालासा इनसे संबंध जोड़ते हुए इन्होंने आगे भी बताया कि ये दो भागों में पेंजिया का विभाजन हो गया और उन दोनों भागों के बीच में पेंथालासा का एक भाग आ गया जिसे टेथिस सागर नाम दिया। तो इस प्रकार वेगनर ने ये पूरी पृथ्वी, इस पृथ्वी में पूरा का पूरा भाग है, इसमें एक विशाल स्थलखंड जिसे पेंजिया नाम दिया। बाकी बच गया ये जल वाला हिस्सा। इस जल वाले हिस्से को क्या कहा? पेंथालासा। धीरे धीरे बहुत वर्षों बाद में इस पेंजिया के दो टुकड़े हो गए। पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, एक ऊपरी भाग, एक नीचे का भाग। ऊपरी भाग को अंगारा लैंड और जो नीचे का भाग है दक्षिण भाग, इसको इस प्रकार से ये पूरा पृथ्वी का नक्शा ग्लोब मान लो। इसके एक तो ऊपरी खंड और एक नीचे का खंड, ये दो टुकड़े हो गए। ऊपरी भाग को अंगारा लैंड और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो ये पेंथालासा का भाग है इसे टेथिस सागर नाम दिया, जो यूरेशिया प्रायद्वीपीय भारत के बीच का हिस्सा है वहाँ। तो इस प्रकार पेंजिया विश्व का एक विशाल महाद्वीपीय स्थल है, जमीन का खंड। और पेंजिया के चारों ओर फैली विशाल जलराशि को पेंथालासा नाम दिया है। पेंजिया का विभाजन दो भागों में किया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। टेथिस सागर, अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग में है तथा गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग में है, इनके बीच का विशाल जलराशि वाला भाग ये टेथिस सागर। अंगारा लैंड में कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, एशिया, यूरोप, ये यूरेशिया में आते हैं तथा उत्तरी अमेरिका ये ऊपरी भाग। जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत ये भाग गोंडवाना लैंड में आता है। दोनों के टकराव से धीरे धीरे क्या हुआ? गोंडवाना लैंड है ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिसका और एक समय ऐसा आया जब अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने पर ये इनके बीच टेथिस सागर था वो तो गायब हो गया और इनके टकराने से एक विशाल उच्च भूमि बन गई। दोनों के टकराने से बीच का भाग, प्लेटें दो टकराते हैं, ऐसे कोई वाहन टकराता है तो भाग ऊपर उठ जाता है ना, दोनों टकरा कर ऊपर की तरफ उठते हैं। इसी प्रकार दोनों ये प्लेटें टकराए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की, तो भाग ऊपर उठ गया टकराने वाला, जो कि एक पर्वत श्रृंखला के रूप में हम देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये इसी वजह से मानते हैं वेगनर। टेथिस सागर की जगह हिमालय पर्वत और उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इस प्रकार दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का, जबकि हिमालय गंगा का मैदान जिसे उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं, थार का मरुस्थल आदि टेथिस सागर के अवशेष हैं। समझ गया टेथिस सागर क्या था? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का पेंथालासा का भाग यानी समुद्र का भाग। आज भी इसके अवशेष हमारे राजस्थान में मरुस्थल में
झीलें मिलती हैं खारे पानी की, तो ये पता चलता है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत, अनाईमुड़ी, ये 2695 मीटर ऊंची है। केरल के अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है और दक्कन की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ये केरल में पड़ती है। इसके बाद डोडा बेटा 2637 मीटर, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। और नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उनमें प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है ये। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल ये 2133 मीटर, तमिलनाडु की जो पालनी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है। कौन सी? कोडाईकनाल। महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंचाई है इसकी, पूर्वी घाट की दूसरी महत्वपूर्ण चोटी है। पूर्वी घाट की दूसरी महत्वपूर्ण चोटी। तो फिर पहली कौन सी है? पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट, पश्चिम घाट है मालाबार तट। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी फिर कौन सी है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे नंबर की महेंद्रगिरी है, इसकी 1501 मीटर की ऊंचाई है, ओडिशा राज्य में स्थित है ये वर्तमान में। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी अरमाकोंडा, ये अरमाकोंडा 1680 मीटर। लेकिन 20-22 वर्ष पहले जिंदवाड़ा एक चोटी की अन्य खोज की गई थी जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर मानते हैं। तो ऑप्शन में ज़्यादातर अगर सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछते हैं तो ये अरमाकोंडा यही मिलता है, जिंदवाड़ा नहीं मिलता। अगर ये ऑप्शन में दे देते हैं तब तो ये होगा, वरना हमें अरमाकोंडा यही नाम याद रखना है। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा 1680 मीटर। उत्तर का विशाल मैदान, इसे संरचनात्मक दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया। उत्तर के मैदान को भाबर, उत्तर का मैदान अर्थात हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, बरसात हुई हिमालय पे, यहाँ से नदियाँ निकली, पानी की जलधाराएँ निकली, तो ये सबसे पहले तो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ कटाव करके नीचे लाती हैं। पत्थरीले बड़े बड़े कंकड़ पत्थर तोड़कर पर्वत के नीचे गिराते हैं और यहाँ बड़े बड़े, मान लो ये पर्वत है और ये नीचे ढाल नीचे सतह है, तो यहाँ से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ इकट्ठे करेंगे। इसको बोलते हैं हम भाबर। ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पड़े हैं, आगे जा नहीं सकते, काफ़ी वजनदार हैं, लेकिन इनके बीच में खाली जगह है, इसलिए पानी ऊपर से आएगा, वो इनके अंदर से आगे चला जाएगा। ऊपर ये पत्थर दिखाई देंगे, पानी दिखाई नहीं देगा हमें। और जब ये पानी आगे जाएगा तो ये पत्थर आगे जैसे जैसे जाते हैं तो ये छोटे बनते जाते हैं, आगे छोटा रूप है इनका। आगे जैसे ये छोटे रूप में आएंगे वहाँ पानी पुनः ऊपर हमें दिखाई देगा, आ रहा है इनके नीचे से, पुनः हमें दिखाई देगा। तब ये पानी क्या कहलाएगा? पानी वाला इलाका तराई का मैदान। ये तो भाबर जहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पड़े हैं, और यहाँ बिल्कुल बारीक छोटे कंकड़ पत्थर हैं जिनके ऊपर से पानी बह रहा है। यहाँ पानी दोबारा हमें दिखाई देता है, यहाँ से पानी आया लेकिन इन बड़े कंकड़ पत्थरों में भाबर में पानी समा गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आगे जैसे ही पानी आगे जाएगा फिर यहाँ तराई के मैदान में, फिर तराई वाले इलाके में पुनः दिखाई देगा। तो भाबर शिवालिक के दक्षिण में मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित क्षेत्र जिसमें हिमालय की ओर से आने वाली नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, ये क्या कहलाता है? भाबर। अभी समझ गए? बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों वाला इलाका तराई। भाबर के दक्षिण में, भाबर के फिर दक्षिण में बारीक कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित क्षेत्र जिसमें भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं, यानी हमें जल पुनः दिखाई देना शुरू कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तराई। बांगर जलोढ़ मैदान के ऊपरी भाग, जहाँ हर वर्ष बाढ़ नहीं आती, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र। हमें पता है नदियाँ अपना रास्ता बनाती हैं, तो मान लीजिए इस प्रकार नदी आ रही है। अब
काफ़ी समय बाद, वर्षों बाद में ये रास्ता धीरे धीरे नदी क्या करेगी, ये पानी इधर से आता हुआ एक अपना नया रास्ता बना लेता है। यहाँ रास्ता बना लिया तो ये भाग क्या हो, यहाँ पानी पहले आता था यहाँ से, लेकिन अब नहीं आ रहा, क्योंकि ये भाग नदी जब इस साइड में बह रही है, अब नया रास्ता बना लिया, तो ये स्वाभाविक है कि पुराने वाला जो स्थान जहाँ पहले पानी बहता था वो स्थान ऊपर उठ गया या ऊपर रह गया, तभी तो पानी इस साइड में आ रहा है। यहाँ ये जगह, ये रास्ता नीचा है, जबकि ये पहले वाला ये ऊपर है, तो यहाँ पानी नीचे बह रहा है। ये तो हो गया नवीन रास्ता। ये पुराना रास्ता यहाँ पानी नहीं पहुँचता है, पहले कभी पानी हुआ करता था, तो इसको कहते हैं बांगर। यहाँ पानी नदी नहीं बहती, लेकिन बाढ़ आ जाती है, तब क्या होता है, कई बार बाढ़ आने पर ये पुनः नदी उफान पर आ जाती है और यहाँ पानी पहुँच जाता है, तो ये बांगर है। इसमें हर वर्ष बाढ़ नहीं आती है, जब कभी बाढ़ आती है तब ये इलाका पानी प्राप्त करता है, वरना यहाँ पानी नहीं पहुँचता, पानी इस साइड से चला जाता है। तो ये पुराना, जहाँ पुराना रास्ता था नदी का, वो इलाका कहलाता है बांगर। इसके बाद में खादर, जलोढ़ मैदान के निचले भाग, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नई मिट्टी बिछा दी जाती है। अभी हमने पढ़ा था ये पुराना रास्ता और नया रास्ता नदी ने कौन सा बना लिया, ये नया रास्ता बना लिया मान लेते हैं, तो ये बांगर। लेकिन जो नया रास्ता ये है, नदी यहाँ से बह रही है, तो हर वर्ष यहाँ नई मिट्टी ऊपर से नई मिट्टी अपने साथ लेकर आती है नदी, तो वो जमाव, नई मिट्टी का जो जमाव है वो जलोढ़ मिट्टी, वही क्या कहलाती है, खादर। तो ये तो खादर और ये बांगर। बांगर में जब नदी पूरी उफान पर आ जाती है तब पानी पहुंच पाता है, वरना नहीं, जबकि खादर में हमेशा पानी बहता रहता है। ये पानी के पास वाला इलाका। चो अथवा चोस, वर्षा ऋतु में बहने वाली छोटी तीव्र जलधाराएं जो शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढालों को अपर्दन से विच्छेदित करते हैं। अभी शुरू में हमने पढ़ा था ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसमें जब ये ऊपर वर्षा होती है तब यहाँ से एकदम से ढाल में पानी है वो एकदम से नीचे आता है। पूरी स्पीड से जब नीचे पानी आएगा तो अपने साथ पत्थरों को तोड़ता हुआ आएगा, अपर्दन करता हुआ आएगा, तो ये दक्षिणी ढालों को अपर्दित करके अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नीचे गिरा देता है। इस धारा को, जो तेज गति से धारा आ रही है पानी की, इसी को हम चोस या चोस कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय के बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पुटअप होते हैं। सबसे पहले भारत में मानसून का प्रवेश, संपूर्ण भारत की बात करने, चाहे वो द्वीप समूह हो या फिर मुख्य भूमि, तो 20 मई के लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारे भारत के दक्षिण पूर्व में, तो वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान में 20 मई को मानसून प्रवेश कर जाता है। लेकिन क्या है कि मुख्य भूमि में पहुँचते पहुँचते इसको 10 दिन और लग जाते हैं। 1 जून के आसपास ये केरल में प्रवेश करता है। हमारा भारत ऐसे है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ तो 20 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ मानसून पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ केरल में 10 दिन बाद में पहुँचता है। तो 1 जून को अगर मुख्य भूमि के बारे में पूछें तो 1 जून को केरल में, और वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुँचता है। दोनों का नाम एक साथ आ गया तो अंडमान कर देना, अगर मुख्य भूमि या द्वीप समूह का नाम नहीं आया तो, अगर द्वीप समूह के नाम से आ गया तो अंडमान, और मुख्य भूमि के रूप में नाम आ गया तो केरल, ये कर देना। फिर 10 जून को लगभग मध्य भारत में सक्रिय हो जाता मानसून। इस प्रकार हमारे प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून, हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। दोस्तों, प्री मानसून वर्षा, मानसून से पहले
जो वर्षा होती है मानसून की मई जून में आती है, लेकिन प्री मानसून ये अप्रैल मई में हमारे भारत में होती है। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून पूर्व की वर्षा के नाम से जाने जाते हैं। इनको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। जैसे चेरी ब्लॉसम यानी फूलों वाली बौछार। कर्नाटक में क्या बागानों के लिए ये अच्छी लाभदायक होती है चेरी ब्लॉसम। कहाँ? कर्नाटक में। अमर वर्षा या अंग्रेजी में कहें मैंगो सेवर, तमिलनाडु और केरल में आम के बागानों के लिए ये लाभदायक है। नार्वेस्टर उत्तर पूर्वी भारत में। कालवैसाखी ये भी उत्तर पूर्वी भारत के जैसे पश्चिम बंगाल, असम ये राज्य हैं। इनमें चाय, पटसन, चावल के लिए लाभकारी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छिड़ा का मतलब चाय वर्षा इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये उत्तर पूर्वी भारत में ये नाम है ना, नार्वेस्टर, कालवैसाखी, बारदोली छिड़ा, ये उत्तर पूर्वी भारत में है। किसके नाम है? जो प्री मानसून वर्षा होती है उसके। ये काफ़ी तूफान के रूप में आती है। कौन सी? कालवैसाखी। और मावठ ये तो हम सब जानते हैं, शीतकालीन वर्षा जो भूमध्य सागर में तो भूमध्य सागर से हमारे भारत की ओर आती है और भारत के उत्तर पश्चिम भारत में लगभग अच्छी शीतकालीन वर्षा करती है। हमारे राजस्थान में भी ये हाँ ज़्यादा तेज़ नहीं होते, लेकिन हल्की बहुत सारे आते हैं। वो फसल के लिए, रबी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। सुंदरी वृक्ष, एक तो सुंदरी वृक्ष होता है, एक सिंदरी भी नाम आएगा। तो पश्चिम बंगाल में समुद्र तटीय ज्वारीय वन है। उन दलदली वनों में एक प्रमुख वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। और इसी वृक्ष की अधिकता की वजह से उन वनों को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वन है? सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले अन्य या किस प्रकार से सारे के सारे वन हैं उनको किस कटिबंधों के माध्यम से पुकारते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जिन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। ये 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं और सर्वाधिक जैव विविधता इसमें पाई जाती है। देखिए हमारे पश्चिमी घाट है, एक तो पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में कम वर्षा होती है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में मासिनराम वाला मेघालय वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी बरसात होती है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, वहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। आर्द्र मानसूनी या पर्णपाती वन, ये पर्णपाती आर्द्र मानसूनी भी है और शुष्क मानसूनी भी है। मुख्य रूप से पर्णपाती वन हमारे भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ तो होते हैं आर्द्र। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल इन्हीं का है, सर्वाधिक आर्थिक दोहन भी इन्हीं का होता है, क्योंकि जो सदाबहार वन होते हैं वहाँ तो अंदर प्रवेश करना भी मुश्किल होता है। शुष्क के मानसूनी या पर्णपाती वन है, ये 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय कांटेदार वन, ये 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा किससे 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ ये वन पाए जाते हैं। विशेष रूप से पश्चिम राजस्थान, उत्तर पश्चिम गुजरात और पश्चिम घाट का वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है दोस्तों? जैसे ये घाट है, पश्चिम घाट है, यहाँ से बरसात आती है और इनसे टकरा कर मानसूनी हवाएँ इनसे टकरा कर यहीं वर्षा कर देती हैं। और यहाँ वर्षा करने पर पीछे का जो हिस्सा है, ये पवन विमुखी भी बोलते हैं इनको, ये हिस्सा वर्षा से
रहित हो जाता है, यानी वर्षा नहीं पहुंच पाती यहाँ, तो इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। कौन सा है? ये हमारे पश्चिम घाट के पास में है। फिर देखिए ज्वारीय वन। ज्वारीय वन है पूर्वी व पश्चिमी तटीय भाग, गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये नदियाँ ना भारत की महान, इनका जो डेल्टा प्रदेश है वहाँ ये वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन हिमालय व प्रायद्वीपीय भारत में, सोला या सोलास, अन्नामलाई, नीलगिरी, पालनी की पहाड़ियाँ ये दक्कन में हैं सारी की सारी, पर स्थित वन है वे सोला या सोलास नाम से पुकारे जाते हैं। याक ये लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। आगे हम चर्चा करेंगे बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में। इनसे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और हो सकता है अब की बार भी पूछ लें। तो परियोजना, सबसे पहले इसका नाम, फिर नदी और फिर संबंधित राज्य का नाम, ये हम पढ़ें क्रमानुसार। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलुज नदी पर स्थित है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल का ये मैंने एक ट्रिकी रूप भी बनाया है, अगर अच्छा लगे तो याद कर लेना, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। भाखड़ा नांगल का सत्य पहरा, भाखड़ा नांगल अर्थात भाखड़ा नांगल परियोजना का सत्य अर्थात सतलुज, पहरा, पहरा शब्द याद रख लेना, तीनों राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। पह से पंजाब, है से हरियाणा और रा से राजस्थान। पहरा, भाखड़ा नांगल का पहरा, और वो भी कैसा? सत्य। दामोदर, दामोदर ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसमें थोड़ा सा टेक्निक प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये पता नहीं क्यों ठीक हो रहा है बीच में। दामोदर, दामोदर नदी पर स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इसमें दादा झाप बिंगे गल है, याद कर लेना। दादा से दामोदर और दामोदर नदी, दामोदर परियोजना, झाप बिंगे, झा से झारखंड, पे पश्चिम, बिंग बिंगे बंगाल, झाप बिंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल। हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर ओडिशा राज्य में। तो इसको भी ओ हीरो महान, ओ हीरो महान ऐसे याद कर लो। ओ से ओडिशा, हीरो से हीराकुंड, महान महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर ओडिशा में। नागार्जुन, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनकी संयुक्त परियोजना है। तो कृष्णा आते हैं, ऐसे याद करोगे, कृष्णा आते हैं। कृष्ण अर्थात कृष्णा नदी, ना से नागार्जुन परियोजना, आते, आ से आंध्र प्रदेश और ते से तेलंगाना। कृष्णा आते हैं, आते हैं ना, कौन आते हैं? कृष्णा, कृष्ण अर्थात कृष्णा, ना नागार्जुन, आ आंध्र प्रदेश, ते तेलंगाना। चंबल, चंबल, चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चचराम, इसे चचराम भी पढ़ लेना या चचमरा, चचराम ठीक होगा। चच, च से चंबल, च से चंबल, राम, रा से राजस्थान और मैं से मध्य प्रदेश, इनकी संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, ये भी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। हमारे सांचौर वाले इलाके में सरदार सरोवर परियोजना से बूंद बूंद सिंचाई वाले पानी आया था ना, वही। तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। इसे सरण मध्य में गुजरा, कैसे याद करोगे? सरण मध्य में गुजरा, सर से सरदार, न से नर्मदा, मध्य से मध्य प्रदेश, में से महाराष्ट्र और गुजरा, गुज से गुजरात और रा से राजस्थान।
सरदार सरोवर, नर्मदा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो अलग है, लेकिन ये इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर हो रहा है, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा नर्मदा के मध्य से गुजरी, इंदिरा नर्मदा के मध्य से गुजरी, अर्थात इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश और गुजरात। अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पे है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। 3 है इसमें, इसको याद कर लो। कौन सा? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कैसे? अल है कृष्णा मारा आँख तोड़गी, अल है कृष्णा मारा आँख तोड़गी। अल से अलमट्टी, कृष्णा से कृष्णा नदी, मारा महाराष्ट्र, आँख आंध्र प्रदेश और कैसे कर्नाटक। अल है कृष्णा मारा आँख तोड़गी, तो तोड़गी को छोड़ दो, बाकी बच्चे हैं ये कोई शब्द बना रहे हैं। अल है अलमट्टी, कृष्णा कृष्णा नदी, मारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कैसे कर्नाटक। सॉरी, ये इसके बाद आता है श्रीशैलम। श्रीशैलम परियोजना ये कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में। तो श्री कृष्णा आते हैं, श्री कृष्णा आते हैं। श्री से श्रीशैलम, कृष्णा से कृष्णा नदी, आ से आंध्र प्रदेश, ते से तेलंगाना। श्री कृष्णा आते हैं, समझ गए। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तेलुगु गंगा, ये गंगा नदी हमारे यूपी बिहार यहाँ से गुजरती है, वो नहीं है। तेलुगु गंगा ये दक्षिण भारत की है, कृष्णा नदी पे। तेलुगु गंगा नदी घाटी परियोजना है दक्षिण भारत की, कृष्णा नदी पे। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक, कैसे? तेलुगु गंगा में कृष्ण हमारा अंत तक फैलाता है। तेलुगु गंगा में कृष्ण हमारा अंत तक फैलाता है, फैलाता है छोड़ दो। कौन अंत तक कौन फैलाता है? कृष्णा हमारा। कान्जी हैं हमारे, वो अंत तक फैलाते हैं। कहाँ? तेलुगु गंगा में, उत्तरी भारतीय गंगा में नहीं, दक्षिण भारतीय गंगा में। तो तेलुगु गंगा, कृष्णा से कृष्णा नदी, मारा महाराष्ट्र, अंत तक 3 राज्यों के नाम है इसमें। अंत तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। आगे शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य की परियोजना है शिव समुद्रम। तो शिव का नाटक ऐसे याद करोगे, शिव का नाटक शिव समुद्रम, का से कावेरी, नाटक कर्नाटक, नाटक अर्थात कर्नाटक। श्रावती, श्रावती कर्नाटक है राज्य में ये भी, और साथ में गोवा तथा तमिलनाडु, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सरासर, सरासर नाटक गोद का है। सरासर नाटक है, शादी विवाह के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो क्या होता है कि इसका गोत्र मिलान नहीं कर रहा है या मिलान कर रहा है तो वो गोत्र का नाटक होता है। सरासर नाटक गोद का, ऐसे याद कर लो। सरासर अर्थात श्रावती, श्रावती नदी, श्रावती परियोजना, नाटक कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु। कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु की गोद से 2 राज्य बनते हैं, गोवा और तमिलनाडु। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। तू आंध्र नाटक में करते हैं, तू करते हैं ना, तू मैं, ऐसे तू मैं मत करो, वही तू मैं किस नाटक में? आंध्र नाटक में। आंध्र से आंध्र प्रदेश, नाटक से कर्नाटक। तू मैं, तो तू याद कर लो। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इडुक्की, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। इडुक्की जिसे पेरियार भी कहते हैं, पेरियार नदी पे ये केरल की है। तो इडुक्की और श्रावती शिव समुद्रम
ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन पड़ती है। पेरियार नदी पे केरल की है। पूर्ण रूप से इनको छोड़िए, एक अगला बिंदु है पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का प्रथम राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि करता है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करता, कौन सा? सिक्किम। तो फिर राजस्थान का कौन सा जिला है जो ये काम कर रहा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर ने सबसे पहले जैविक खेती करने वाला दर्जा प्राप्त कर लिया है। भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र कौन कौन से हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूँ, आप इन नामों को 2-4 बार पढ़ लो, रटना नहीं है। सेलम तमिलनाडु में, डोलवी महाराष्ट्र में, दुर्गापुरा नहीं है, ये दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, पोर्टो नोवा तमिलनाडु में, कुल्टी पश्चिम बंगाल में, साक्षी या जमशेदपुर, ये साक्षी पहले कहते थे बिहार राज्य हुआ करता था, लेकिन पुनर्गठन हो गया, अलग राज्य झारखंड बन गया, उसके बाद में ये जमशेदपुर नाम से झारखंड में आ गया। पहले जमशेदपुर को साक्षी कहते थे। हीरापुर ये भी पश्चिम बंगाल में, भद्रावती कर्नाटक में, हजीरा गुजरात में, पाराद्वीप ओडिशा में, गोपालपुर ओडिशा में, कलिंगनगर ओडिशा में, देवतारी ओडिशा में, राउरकेला ओडिशा में, ये देखो लगभग ओडिशा में आ रहे हैं, तो वो लोह इस्पात पट्टी है वहाँ पर। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में, विजयनगर कर्नाटक में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से ये प्रमुख लोह इस्पात उद्योग केंद्र हैं। हाँ, कई बार प्रश्न इस प्रकार पूछते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन से लगाए गए और उनको लगाने में सहयोग कौन कौन से देशों ने किया? तो ये राउरकेला हमने पढ़ा था ना अभी ऊपर, राउरकेला ओडिशा वाला, वही राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। तो इसमें याद कर लेना, राज से राउरकेला, जय से जर्मनी, राज ये मिलान करने के लिए आता है। भिलाई रूस, भिलाई हमने पढ़ा था ना, कहाँ? ये देखो भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में पढ़ा था रूस के सहयोग से। भीरू शब्द याद कर लो, भी से भिलाई, रूस के सहयोग से भीरू। दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल वाला, ब्रिटेन के सहयोग से ये उद्योग केंद्र स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और हाँ, बोकारो एक शब्द और भी आया था, बोकारो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से आया था। तो ये इस प्रकार हमने मुख्य ये है ना, बोकारो झारखंड में, ये रूस के सहयोग से। तो ये हम भारत के भूगोल से संबंधित पहला भाग कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, शेष भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।